नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बात परिसीमन की बात इसलिए क्योंकि 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई, उसके बाद सांसदों की संख्या जो तय हुई थी, वो संख्या इस बार 2026 की जनगणना के बाद बहुत बढ़ने वाली, 800 तक पहुंचने वाली। 550 का जो आंकड़ा अभी तक तय था, सरकार ने जो तय कर रखा था, अब वो 800 तक पहुंचने वाला है, जिसमें यूपी को 143 सीटें मिल सकती हैं। यानी यूपी अपने आप में एक राज्य ऐसा होगा, अभी भी है, जो पूरी संसद में छा जाएगा। आखिर क्यों परिसीमन होता है, क्या ज़रूरत है, क्या अभी विवाद चल रहे हैं? विवाद इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में आज एक बैंक कर्मचारी को एक मराठी ने झापड़ मार दिया, खाली इसलिए कि उसने ग्राहक से मराठी में बात नहीं की। ऐसा ही कुछ कर्नाटक में हुआ था और ऐसा ही कुछ दक्षिण वाले आरोप लगा रहे हैं कि परिसीमन के बाद जो संसद की सीटें बटेंगी, उसमें दक्षिण का रोल बहुत कम हो जाएगा। तो आखिर ये क्या विवाद है पूरा, और इसमें क्या क्या सरकार को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, किसी राज्य का अधिकार ना छिने, ना घटे उसका अधिकार, इसके लिए क्या क्या नियम हैं और सरकार क्या क्या प्लानिंग कर रही है। तो इसी पे करेंगे। यूपी को 143 सीटें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं, या इसमें सच्चाई है या भ्रम जैसी स्थिति है, क्या है ये? देखिए, अभी तो बहुत क्लियर कट कुछ भी इस बारे में से मतलब इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। अभी एक संस्था ने एक सर्वे किया था और उसमें माना जा रहा है कि भाई जनगणना के आधार पर, मान जनसंख्या के आधार पर सीटों परिसीमन होगा सीटों का, लोकसभा सीटों का। तो अगर जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा तो जाहिर है यूपी में सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बिहार में भी बढ़ेगी। यूपी की सीटें 143 तक जा सकती है, ऐसा एक संस्था के ने सर्वे किया था, उसमें अनुमान लगाया था। अब विरोध इसी बात को लेकर के हो रहा है, खास करके दक्षिण के राज्य तमिलनाडु वगैरह में। उनका कहना है कि भाई हमने तो अपने यहाँ बहुत प्रभावी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लागू किया था और नॉर्थ के राज्यों ने इस चीज़ को नहीं लागू किया, तो उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ती चली गई, हमारी तो बहुत लिमिटेड रह गई। तो ये तो सीधा उनका कहना है कि ये उत्तर भारत का हम पर डोमिनेंस हमारा हो जाएगा, उसके बाद फिर तो उनका दबदबा बढ़ जाएगा देश के संसद भारत के लोग ज़्यादा। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारी आवाज़ थोड़ी सी दब जाएगी इसमें। तो विरोध इस चीज़ को लेकर के हो रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनमें बैलेंस तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी असमानता तो नहीं हो सकती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये परिसीमन होगा तो उसकी क्या क्या शर्तें आ रही है, सरकार कैसे इस बैलेंस को मेंटेन। अमित शाह कह चुके हैं कि भाई साउथ की सीटें नहीं कम होंगी, लेकिन सीट कम नहीं होंगी, लेकिन नॉर्थ की सीट बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। उनकी सीट कम नहीं होगी, इनकी सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब भी बात वही रह जाएगी। तो अब देखना ये पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें शर्तें होती है, परिसीमन का आधार क्या होता है, तब पता चल पाएगा कि एक्चुअल में क्या सीट आ रही है कि किस स्टेट को। ये इंतज़ार करने का विषय है। वैसे मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। इस बार सरकार जो है वो 33% आरक्षण देने की तैयारी भी कर रही है महिलाओं को, तो जब परिसीमन के बाद वो भी, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो आखिर ये पूरा जो कार्यक्रम है या जो पूरा समीकरण है वो क्या है, इसको आपको समझने के लिए ये समझना होगा कि पहले जब भी देश में जनगणना होती है, उसके बाद ये तय किया जाता है कि जनगणना के आधार पर किस इलाके में कितनी जनसंख्या है, उसके हिसाब से लोकसभा सीटें घटती या बढ़ती हैं। घटी तो आज तक नहीं, बढ़ी ही हैं, और बढ़ते बढ़ते यह आंकड़ा 2029 में 848 तक पहुंच सकता है। अब 848 तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये तो सरकार को तय करना है। अभी फिलहाल जनगणना का काम जिसका ऐलान सरकार ने कर दिया है, वो 1 मार्च 2027 तक पूरी होगी। जनगणना जो होगी वो पूरी होगी। अब जनगणना के आंकड़े आने के बाद उनको अपलोड करने में, उनको सार्वजनिक करने में कम से कम 2 साल का समय लगता है। इससे कम समय में सही आंकड़ा देश के सामने नहीं आ पाएगा। तो 2029 जब 2027 में जनगणना खत्म होगी और 2 साल बाद आंकड़े आएंगे, उसके बाद परिसीमन का काम शुरू होगा। यानी बहुत कम उम्मीद है, ना के बराबर उम्मीद है कि 2029 के चुनावों में परिसीमन के बाद नई सीटें तय हो पाएंगी।
अभी तक का जो अनुमान है उसके हिसाब से यूपी में 80 सीटें ही रहेंगी 2029 तक के चुनाव में। उसके बाद 2034 के चुनाव में ज़रूर ये लागू होगा। वक्ता, क्या लगता है कि ये जो जनगणना है, जनगणना के आंकड़े आने के बाद, आंकड़े मान लीजिए हमने जनगणना की, मैं घर घर गया, मैंने आंकड़ा बटोर लिया, वो आंकड़े, जनगणना तो पूरी हो गई, लेकिन वो जो आंकड़े हैं उनको अपलोड करने में 2 साल का समय लगता है। अभी तक का जो रिकॉर्ड है कम से कम 1.5 से 2 साल लगता है। तो 2027 में अगर जनगणना पूरी होगी, 2029 में उसके आंकड़े सामने आएंगे। आंकड़े सामने आने के बाद सरकार रणनीति बनाएगी, फिर परिसीमन आयोग बनाएगी, फिर परिसीमन करवाएगी। तो क्या लगता है 2029 में ये हो पाएगा? देखिए, जिस तरह से रणनीति बनाई है सरकार ने सोचकर बनाई होगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि 2026 के बाद जब 2027 लग जाएगी, 1 मार्च 2027 तक जनगणना को पूरा कर लिया जाएगा। और जैसा अभी आपने बताया कि 2 साल पूरा डेटा इकट्ठा करके अपलोड करने में भी लगेगा। जिस तरह से जो साइट्स होंगी उन पर भी लोगों को भी बताया जाएगा कि आंकड़ा क्या है, किस तरह से रहा, कैसे किया गया। तो उसकी जो पूरी जनगणना रहेगी वो 2 साल का वक्त है, तो 2029 तक हो सकता है कि ये काम पूरा हो जाए। लेकिन हाँ, फिलहाल अगर काम पूरा हो भी जाता है इस चीज का, तो जिस तरह की रणनीति होती है, सीट्स डिसाइड करने की जो जिम्मेदारी होती है कि कहां से, क्योंकि परिसीमन का जो प्रभाव पड़ता है, अगर परिसीमन होता है तो उसका प्रभाव चुनावों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से, क्योंकि उसके वक्त सीमाएं तय की जाती हैं कि कौन से क्षेत्र की कितनी सीमा रहेगी, सीटों का आवंटन भी उसी तरीके से होता है, किसको कौन सी सीट मिलेगी, फिर उसके बाद चुनावी रणनीति के हिसाब से सीटें देने का काम भी होता है, तो उससे रणनीति भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो सरकार, मुझे लगता है कि अगर उसके जिस तरह का वो काम कर रही है और उसमें तेजी रहती है, 2027 में खत्म करने के बाद 2029 से पहले पहले अगर वो काम कर लेती है, तो हो सकता है कि सीट डिसाइड होने के बाद ये 2029 में लागू हो जाए। और हो नहीं भी हो सकता है कि वो इतना बड़ा रिस्क ले, क्योंकि 2029 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से भी और देशवासियों के भी हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि जो सरकार है वो इतना बड़ा रिस्क इतनी जल्दबाजी में लेगी। अगले चुनाव में परिसीमन की सीटों को ऐड कर लिया जाएगा, तो हो सकता है कि 80 सीटों पर ही इस बार चुनाव किया जाए। मतलब अभी इनको लग रहा है वक्ता को कि नहीं, 2029 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे मैं आपको बता दूं, 2019 में कार्नेगी एंडाउमेंट के अध्ययन के अनुसार 2026 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर माना जाए तो लोकसभा की कुल सीटें 848 तक बढ़ सकती हैं, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश की 143 सीटें होंगी, जहां अभी 80 सीटें हैं। वहीं तमिलनाडु की सीटें 39 से 49 तक पहुंचेंगी, यानी केवल 10 बढ़ेंगी। यहाँ 53 बढ़ रही हैं, वहाँ केवल 10 बढ़ रही हैं। और केरल की 20 हैं, 20 ही रहेंगी। यही चिंता साउथ के जो नेता हैं उनको खाया जा रही है। इसीलिए स्टालिन ने कहा था कि 2027 तक जनगणना को टालना और फिर परिसीमन कराना एक योजना का हिस्सा है, जिससे तमिलनाडु की संसदीय हिस्सेदारी घटाई जा सके। इसीलिए उन्होंने मांग भी की है कि 1971 में जनगणना के बाद जो परिसीमन हुआ था, अगले 30 सालों तक उसी को लागू रखा जाए, बदला ना जाए। तो ये जो परिसीमन का खेल जो चल रहा है, इसमें सियासत भी है, इसमें भाषा भी है, इसमें बहुत कुछ है। तो आपको क्या लग रहा है, ये खेल 2029 में पूरा हो जाएगा या अभी टाइम लगेगा? अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि 2027 तक जो है मामले को सेट किया जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि जनगणना हो रही है, तो जनगणना इस बार डिजिटल के थ्रू हो रही है, तो यानी कि उनको डाटा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डिजिटल माध्यम से हो रही है जनगणना। और जिस तरह से चिंता बढ़ाई जा रही है कि मैं एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ये बोलूँगी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, जनसंख्या के आधार से भी वो बड़ा राज्य है। अब आप देखते होंगे कि जब बड़ा क्लासरूम होता है, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर 2 मॉनिटर रखा जाता था जांच करने के लिए। तो सीटें बढ़ रही हैं क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर राजनीति क्यों होती है, सीटें क्यों बढ़ाई जाती है, क्योंकि जनता की भलाई हो सके, तो एक एक इंसान पर नजर रख सके। और जहां तक जनसंख्या की बात है, तो सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून लाने की बात कह रही है। वो हो सकता है जल्द से जल्द ले आए, तो वो आगे 30 साल में क्या होगा इसका अनुमान हम अभी से नहीं लगा सकते हैं। और परिसीमन
पहली बार नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि 1951 में जब जनगणना हुई थी तब 1952 में के लोकसभा चुनाव में 494 सीट लोकसभा की तय हुई थी। 1961 में जो है फिर 1963 के लोकसभा चुनाव में 522 सीटें बढ़ी थी, मतलब 494 से 522 बढ़ी थी। फिर 1971 की जनगणना के बाद 1973 में जो है 543 सीटें बढ़ी थी और 2001 की जनगणना के बाद 2002 में चुनाव हुए थे और 543 लोकसभा की सीट बढ़ी थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि दक्षिण को जो है इग्नोर कर दिया गया, उनके लिए भी कुछ सोचा गया। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो है सिर्फ नॉर्थ के लोगों के बारे में सोचा जाएगा, नॉर्थ की राजनीति के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि अगर कोई चुनाव जीतता है, कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो पूरा भारत देश वोट देता है। ये नहीं कि सिर्फ नॉर्थ के लोग वोट देते हैं या साउथ के लोग वोट देते हैं। तो सरकार अच्छे से तय करेंगी, सोचेगी। और अभी बात लगातार सरकार बोल भी रही है कि हम कुछ भी दो तरफा व्यवहार नहीं करेंगे, सबके साथ एक समान व्यवहार करेंगे। तो थोड़ा समय लेना चाहिए, सोचना चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए, सोचना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि परिसीमन जो होता है वो 2 आधार पर होता है। पहला आधार होता है जनसंख्या, जो जनगणना के बाद सामने आएगी उसके आधार पर होता है, जहां जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जाती है, ये किया जाता है ये परिसीमन। क्षेत्र को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, ये उद्देश्य होता है। दूसरा ऑप्शन होता है समान प्रतिनिधित्व। परिसीमन का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या समान हो, जिससे हर वोट का समान महत्व हो। तो दोनों विकल्प हैं। सरकार अगर सीटों को नहीं बहुत बढ़ाना चाहती तो समान प्रतिनिधित्व के आधार पर परिसीमन कर सकती है, अन्यथा जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने का अधिकार उसके पास है ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, 143 सीटों वाला अगर उत्तर प्रदेश होगा तो क्या एक नया उत्तराखंड बनाने की ज़रूरत है? क्या यूपी को इतनी ताकत देने की ज़रूरत है? इस तरह के बहुत सारे सवाल जो लोगों के मन में उठ रहे हैं, उनका जवाब क्या होगा हम भी खोजते हैं। आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय बताइए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।